A very good morning to everyone. Today we will be just studying the concept related to Newton's second law of motion. और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं मोमेंटम और उसको समझाने से पहले आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ अगर एक आदमी बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है और उसको सडनली रुकना है, तो वो क्या अचानक रुक पाएगा? नहीं. अगर वो अचानक रुकता है दैट मीन्स वो या तो गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी. ठीक है. सेकंड, अगर एक ट्रेन है बहुत जल्दी चल रही है, बहुत तेज़ स्पीड में है, तो वो स्टेशन में स्टॉप होने से पहले वो पहले से ही अपना ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देती है ना ट्रेन. क्यों? ताकि वो अपने उस वेलोसिटी को वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर सके. इज़ दैट ओके? सो ऐसा क्यों करती है ये बॉडी? क्योंकि अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत तेज़ है, ठीक है, अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत तेज़ है तो उसका अफेक्ट भी उतना ही तेज़ होगा. सो किसी बॉडी में कितना मोशन है, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन उस बॉडी के अंदर है, ये कौन डिफाइन करता है? मोमेंटम. देयरफॉर मोमेंटम इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज़ अ क्वांटिटी जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी. ठीक है. जैसे अगर दो बॉडी है वो टकरा जाती है या दो गाड़ी है वो टकरा जाती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? अच्छा, ज़्यादा चोट लगी है या ज़्यादा टूटा फूटा है, दैट मीन्स ये बॉडी बहुत ज़्यादा तेज मूव कर रही थी, तो हम मोमेंटम से मोशन को डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है. सो we can say that the amount of motion in a body is denoted by the quantity that is called momentum. Okay, now let us take two example. अगर किसी को क्रिकेट बॉल जाके हिट करती है या किसी को टेनिस बॉल जाके हिट करती है, सो दोनों में किसको ज़्यादा चोट लगेगी? आंसर मी. yes, obviously cricket ball. Now this is how. इन केस ऑफ दिस टेनिस बॉल का सबसे पहले तो मास कम होता है इन कंपैरिजन टू क्रिकेट बॉल. सो कम मास है तो कम मोमेंटम भी लगेगा और कम मोमेंटम है तो कम इंजरी भी होगी. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा मोमेंटम होगा और ज़्यादा मोमेंटम है इट मीन्स ज़्यादा इंजरी होगी. सो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करते हो कि जैसे मास इंक्रीज़ हो रहा है मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass. That means momentum is directly proportional to mass. Momentum is directly proportional to mass. Is that clear? This is the first key point you need to remember. Now second, if I talk about the bullet, जो मास होता है क्रिकेट बॉल का वो तो ज़्यादा होता है बुलेट से, लेकिन तब भी इफ़ आई टॉक अबाउट बुलेट, सो बुलेट ज़्यादा इंजरी कर देता है ना, इवन इट कैन कॉज टू डेथ. लेकिन बॉल से ज़्यादा लोगों की डेथ का हमने तो सुना भी नहीं, मतलब होता होगा, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बुलेट ज़्यादा इंजरी क्रिएट करती है. ऐसा क्यों? जो कि इसका मास कम है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है वो कम होती है. ठीक है. वेयर एज जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है वो हाई होती है. तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अगर हाई है तो मोमेंटम भी हाई हो रहा है, मींस अफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है, मोशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो असर भी उसका ज़्यादा होगा. सो पहले से हमने क्या देखा कि मोमेंटम वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. देयरफॉर इन दोनों इक्वेशंस को ऑल टुगेदर हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज द वेलोसिटी. दैट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है. नाउ if I talk about the unit of momentum, now since the SI unit of mass is kilogram and of velocity is meter per second, therefore momentum की जो unit होगी that is kilogram per meter per second. Kilogram into meter per second, this will be the unit of momentum. Is that clear? Now here we need to relate this momentum with सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का ही पूरा रोल है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. मीन्स इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत धीरे से कोई बॉल आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, तो आपको अगर उसको रोकना है
ठीक है। अगर उसके मोमेंटम को आपको चेंज करना है तो आपको कम फोर्स लगाना होगा, ठीक है। और अगर कोई क्रिकेट बॉल बहुत तेज़ स्पीड से आ रही है और आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है या उसमें कोई भी चेंज लाना है, तो आपको फोर्स भी उतना ही तेज़ लगाना होगा। दैट मीन्स जो फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर आपको ज़्यादा चेंज लाना है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा, कम चेंज लाना है तो फोर्स भी कम लगाना होगा। देयरफॉर लेट अस कंसीडर एक बॉडी है जिसका मास m है। इज़ दैट क्लियर? और वो जो स्टार्ट कर रही है वो u वेलोसिटी से कर रही है, तो इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं p1 है स्टार्टिंग, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई, मास तो वही रहेगा, देयरफॉर p2 जो फाइनल वेलोसिटी है वो m इंटू v। इन दोनों में जो चेंज होगा वो क्या होगा, p2 माइनस p1, दैट इज़ mv माइनस mu। अब m दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, दैट इज़ v माइनस u। ओके, सो m v माइनस u इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हेन वी टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज अपॉन t। सो द चेंज ऑफ मोमेंटम आया, उसको t से डिवाइड कर दिया, सो दिस बिकम्स m v माइनस u। आपके पास था ही चेंज इन मोमेंटम, आपने t से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ दिस इज m बाहर हो गया, v माइनस u अपॉन t, एंड वी नो v माइनस u अपॉन t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो सेकेंड लॉ ये कहता है कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिला था, m इंटू a, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स अप्लाइड के। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ momentum, that is, and change of momentum is equals to mass into acceleration. Is that clear? जब आप इस proportionality साइन को हटाएंगे तो आप is equals to लगाएंगे और एक constant लगाएंगे m into a। यहाँ पे k की वैल्यू आप 1 रखेंगे, so force is equals to m into a। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। so force is equals to m into a आपको मिल गया। so acceleration का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल जाएगा, फोर्स अपॉन m। यहीं से आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस तरीके से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रुकी रहेगी, मतलब वो तब तक डिस्प्लेस या एक्सेलरेट नहीं होगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसी फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं, नहीं लगा रहे हैं, सो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करी, मतलब बॉडी रुकी रही। यही आप पहले स्टेटमेंट में पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था। इज दैट क्लियर? नाउ सिंस वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मास की यूनिट, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसी को आप कहते हैं न्यूटन, इसी को आप कहते हैं न्यूटन, ठीक है। ये होती है इसकी SI यूनिट। व्हेन वी टॉक अबाउट CGS सिस्टम की यूनिट क्या होती है, दैट इज डाइन, that is dyne, D-Y-N-E. there is a relation between Newton and dyne, there is a relation between Newton and dyne, that is 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 dyne, ये relation होता है। is that clear? this is important। now अब आपने पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने एक डेरिवेशन से आप ये लेकर आए ना, आप सॉल्व क्या कर रहे थे कि चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपको एक फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे सिद्ध हुआ कि फोर्स मास के भी रिलेशन में है और फोर्स एक्सेलरेशन के भी रिलेशन में है? सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस ना। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन से हमने कहा कि भाई आप ये जो ब्लॉक है या ये जो पत्थर है आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, ठीक है। तो न्यूटन के पास भाई ज़्यादा ताकत नहीं थी तो इन्होंने कम फोर्स लगाया। अब जब इन्होंने कम फोर्स लगाया तो ये भी पत्थर बहुत कम दूरी तक हिला, ठीक है। फिर हमने घोड़े को बुलाया तो हॉर्स अप्लाइड लार्जर फोर्स, और लार्जर फोर्स जैसे ही हॉर्स ने अप्लाई किया ये जो बॉडी है ये भी काफ़ी दूर तक डिस्प्लेस हो गई। सो आप इससे क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट कब ज़्यादा हुआ, जब ज़्यादा फोर्स लगा। डिस्प्लेसमेंट कब हुआ, जब कम फोर्स लगा। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को डिफाइन कर देता है। भाई एक्सेलरेट, गाड़ी एक्सेलरेट है, ज़्यादा तक जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट मीन्स ज़्यादा फोर्स लगने पे ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स लगने पे कम एक्सेलरेशन। दैट इज़ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन हो गया एक्सेलरेशन से।
ठीक है, देयरफॉर वी हैव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। नाउ अब मास से कैसे रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल कोई जादूगर न्यूटन को और हॉर्स को दोनों को स्टैचू बना देता है। एक बच्चे को हम कहते हैं कि भाई इन स्टैचू को हटा दो। जब उसको न्यूटन का स्टैचू हटाना था उसने ईजिली हटा दिया, थोड़ा फोर्स लगाया और न्यूटन का स्टैचू हट गया। लेकिन जब बात हॉर्स के स्टैचू पे आई बच्चे ने बहुत ज़्यादा फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ा और तब जाके हॉर्स का स्टैचू डिस्प्लेस हुआ। रीज़न क्या था? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यूटन का जो मास था, बॉडी मास था न्यूटन का, वो कम था, इसलिए बच्चे को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा। लेकिन हॉर्स के केस में हॉर्स का मास ज़्यादा था तो बच्चे को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। देयरफॉर वी कैन से कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ से हमको क्या मिला कि फोर्स मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यही एक फॉर्मूला डिराइव करने को मिलता है। आपने ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया था? फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दैट डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या था? फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और यही आपने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से फोर्स मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ Newton second law. Kindly go through the content which is given in a book and try to relate this video with that particular content. Thank you.